मैं कम इन सर? जी आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम गिरधारी है? जी सर। कोविड हुआ आपको या आप स्वस्थ हैं अभी तक? स्वस्थ हूँ सर। अब तक नहीं हुआ? नहीं सर। तो इस बीच में कैसे मैनेज किया आपने? आप लगातार घर पे थे अपने? हाँ सर, बीच में घर पे रहा था 2-3 महीने, अभी फिर यहाँ आया दिल्ली वापस। नहीं, अभी आप सर्विस में हैं, ट्रेनिंग पे हैं, क्या नहीं कर सर, रहे हैं? अभी यूएल पे हूँ मैं। अच्छा, तो गिरधारी अपना परिचय दीजिए इस तरह से कि हमें आपका फॉर्म ना पढ़ना पड़े। सर मेरा नाम गिरधारी लाल मीणा है और मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की, उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने यूजी और पीजी किया। क्या किया यूजी पीजी में आपने? सर यूजी में मेरे पास हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स था और पीजी मैंने हिस्ट्री से किया सर। और यूपीएससी मेरा वैकल्पिक विषय भी हिस्ट्री है। और लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन IRS कस्टम्स में हुआ था। और मेरी हॉबीज़ है विलेज टूरिज्म और बर्ड फीडिंग। विलेज टूरिज्म और बर्ड फीडिंग। तो आप IRS कस्टम्स में आ ही गए हैं, तो अब आप किस सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं? सर मैंने अपनी 2 प्रेफरेंस दिए, पहली IAS, दूसरी IRS IT। IPS नहीं दिया आपने? सर उसके लिए मैं मेडिकल यानी फिट हूँ सर। क्यों? सर कलर विजन की प्रॉब्लम। अच्छा, कलर विजन की प्रॉब्लम क्या होती है? एक्वायर्ड होती है या जेनेटिक होती है? सर ये जेनेटिक होती है, जो जनरली मदर से ट्रांसफ़र होती है सर। ठीक है। कौन कौन से कलर्स में कन्फ्यूज़न होता है? सर मेरे मीडियम लेवल का है, जो येलो और रेड में कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, ठीक है। IRS कस्टम एक्साइज में आप पहले से हैं, तो IRS IT को प्रेफर करने की क्या वजह हो सकती है? दोनों तो सेम ही हैं। सर जब मैंने सर्विस प्रेफरेंस फिल की थी तो मेरे को लगा कि मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि दोनों में से कौन सा चूज़ करना है मेरे को बाद में। तो इस वजह से मैंने ये फिल की थी उस टाइम पे। लेकिन अब मैं सर कस्टम्स में जो आगे जारी रखूँगा, क्योंकि मैं इधर 1 साल सीनियर हूँ सर। यदि मेरा इधर IT में सिलेक्शन होता है तो भी। अच्छा, तो इसका मतलब कायदे से आपकी एक ही प्रेफरेंस बची। जी सर। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है और ये इनकम टैक्स से कैसे अलग होता है? सर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है जो बिजनेस या कंपनी द्वारा जो अपनी इनकम होती है उस पर लगता है सर कॉर्पोरेट टैक्स। और जबकि जो इनकम टैक्स होता है वो इंडिविजुअल उन पे लगता है सर। जो कॉर्पोरेट टैक्स की रेट अभी लगभग 22% के आसपास है सर। और जो इनकम टैक्स है उसकी स्लैब के अकॉर्डिंग रेट है सर। ठीक है। और कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? सर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। जैसे अभी पेट्रोल और डीजल पे होता है कि स्टेट सेंटर द्वारा टैक्स लगा दिया जाता है, उसके बाद स्टेट द्वारा भी लगाया जाता है। तो इससे जो चीज़ है वो ज़्यादा महंगी हो जाती है और जो कंज्यूमर्स है इफेक्ट होता है सर। ठीक है। तो GST को लाने की वजह क्या कैस्केडिंग इफेक्ट को चेक करना ही था या कुछ और भी था? सर जो अभी GST सिस्टम है उस पर प्रत्येक जो स्टेज है उस पर लगता है, जो वैल्यूएशन होगा उस पर लगता है। जबकि पहले टैक्स जो लग जाता था उस पर भी फिर से लगता था सर वेट में। ठीक है सर, जी सर। पूछिए। गिरधारी लाल जी, आप तो रेवेन्यू अधिकारी हैं, चयनित हैं। जी सर। अक्सर रेवेन्यू अधिकारियों में यह आशंका उनकी रहती है उनके बारे में कि उन्हें जिन स्थितियों में काम करना पड़ेगा उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका रहती है। और ऐसे में जाहिर है कि एक चुनौती ये भी रहती है कि व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। अपनी ईमानदारी कैसे बचाए रखेगा? तो आप जब अभी तो आप UL पर हैं, लेकिन अंततः तो हैं उसी महकमे में। आपका क्या इस मामले में तरीका है? आपने क्या सोचा हुआ है? आप अपने आप को ईमानदार कैसे बनाए रखेंगे? बनाए रखेंगे ना? जी सर। हाँ, कैसे बनाए रखेंगे? एक ऐसा विभाग जिसकी बारे में छवि ये है कि वहाँ तो भ्रष्टाचार के इतने अधिक अवसर हैं कि व्यक्ति को ईमानदार बने रहना एक चुनौती है। सर सबसे पहले जो मैं डिपार्टमेंट का सिस्टम उसको जानूंगा। यदि वहाँ करप्शन है तो मैं चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से तो इससे दूर रहूँ कि करप्शन को आगे ना बढ़ाऊँ। और जो मेरी जो घरेलू डिमांड्स है उनको मैं मिनिमम रखूँ कि जो अपनी सैलरी है उसी में जीवन यापन कर सकूँ और जो विलासिता का जीवन है उसको कम कर सकूँ और जो करप्शन की नीड बेस्ड हो जाता है उसको कम कर सकूँ सर। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा सर। ये तो नीड बेस्ड हुआ, लेकिन एक तो दबाव तो सप्लाई बेस्ड वाला भी है कि यदि आप वहाँ सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको या तो भ्रष्टाचार में शामिल होना पड़ेगा या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो उस बारे में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? सर मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा और जो भी परिणाम होंगे मैं उसको सामना करने के लिए तैयार रहूँगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ये कहा कि प्रशासक को अत्यधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे सीधे पेड़ सबसे पहले चुनकर काटे जाते हैं, वैसे ही जो ईमानदार
अधिक ईमानदार प्रशासक होते हैं वो वीड आउट होते हैं। अब या तो चाणक्य सही कह रहा है या फिर आपकी रणनीति सही है, दोनों तो नहीं होंगे। सर चाणक्य के टाइम राजतंत्र था और अभी लोकतंत्र। लोकतंत्र में सर ईमानदारी सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो मेरे हिसाब से मैं ईमानदारी को सबसे वरीयता रखूँगा, उसी पे आगे बढ़ूँगा सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप फिलहाल जिस महकमे में हैं वो जो कस्टम एक्साइज हुआ करता है वो ड्यूटी कहलाता है, लेकिन अगर हम इस जीएसटी वाले हिस्से पर रुकें तो देखा ये गया कि पेट्रोलियम जैसे आपने अभी बताया था या शराब, ऐसे उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जी सर। क्या वजह है इन्हें बाहर रखा गया है? मतलब रेवेन्यू समझ में आता है, लेकिन रेवेन्यू तो जीएसटी की एक दर रखी जा सकती थी ऊंची, लेकिन इसे पूरी की पूरी प्रणाली से बाहर क्यों रखा गया है? सर जो जीएसटी काउंसिल है उसमें यह है कि जीएसटी काउंसिल जिस डेट को बताएगी तब से इसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल इश्यू है सर। आरएनआर का कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का कॉन्सेप्ट है, कि जो पहले का रेवेन्यू है और जो नई डेट डिसाइड होगी उसके बाद जो रेवेन्यू होगा वो बराबर होना चाहिए, मतलब पहले से कम नहीं होना चाहिए। यदि हम जीएसटी में लाएंगे इसको तो मैक्सिमम 28% पे ला सकते हैं, तब भी जो रेवेन्यू है उतना नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से सेंटर और स्टेट मतलब तो वो तो संशोधन किया जा सकता है, 28 की जगह 128 कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो जब दोनों सहमति हैं राज्य और केंद्र, तो क्या परेशानी है कि 28 की ही दर हो सकती है इस एक काम के लिए, इन एक दो उत्पादों के लिए ये दर 100% भी हो सकती है। इसे प्रणाली से बाहर क्यों रखा गया? सर उस टाइम पे जो स्टेट्स है उनको रेवेन्यू लॉस का डर था कि हमारे लिए ये पेट्रोल डीजल और लीकर है, इनसे रेवेन्यू होता है, यदि इनको भी शामिल कर लिया जाएगा तो हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, इस वजह से इनको बाहर रखा गया था सर तब। ये जो आप बात कह रहे हैं ये मुझे इसलिए भी थोड़ी सी अहम लगती है कि बहुत से लोगों का मानना है कि राजस्व के मामले में जीएसटी आने के बाद अब जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें रेवेन्यू के लेकर राज्यों की हालत बहुत ख़राब हो गई है और उनकी हालत एक म्यूनसिपैलिटी से ज़्यादा नहीं बची, क्योंकि उनके पास ये हो सकता है राजस्व उनके पास आता हो, लेकिन राजस्व को मैनिपुलेट कर सकना, मैनूवर कर सकना, कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा कर सकना, ये क्षमता उनके हाथ से छिन चुकी। कोविड के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि अगर वे अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किसी जगह बढ़ाना चाहें तो उनके हाथ में कुछ उत्पाद ही नहीं था। आपको नहीं लगता कि जीएसटी इज़ फॉर्जरी टू फेडरलिज्म? संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था ये जो किया गया है। सर कुछ मामलों में लगा है कि जीएसटी से फेडरलिज्म थोड़ा कमज़ोर हुआ, क्योंकि सेंट्रल द्वारा जो स्टेट्स के मामले थे उनमें हस्तक्षेप किया गया, लेकिन मेरा मानना है कि जीएसटी ने फेडरलिज्म को बढ़ावा भी दिया। जैसे जीएसटी काउंसिल है उसमें स्टेट अपनी राय रख सकते हैं और जो टैक्स से रिलेटेड उनके इश्यूज है उनको रिजोल्व किया जाता है। लेकिन कोई राज्य अगर चाहे बदलाव तो उसको कितने सारे राज्यों की सहमति चाहिए, क्योंकि पहले तो वो अकेला तय कर सकता था उस राज्य का विधानमंडल। तो आप क्यों कह रहे हैं कि अब उनकी राय बढ़ी है? उनकी राय तो कुछ भी नहीं रही। मान लीजिए देश के सारे अपोजिशन के राज्य मिल भी जाएं तब भी वो बाल बांका नहीं कर सकते। ये तो दिखाने के लिए राज्यों की इसमें भूमिका है ना, है तो तय तो केंद्र ही कर रहा है। सर जो पुराना सिस्टम उसमें कुछ कमियां थी तो हमें नया सिस्टम लाना पड़ा, लेकिन जो राष्ट्र निर्माण में है तो स्टेट्स को भी कुछ अपने राइट देने पड़ेंगे, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही था। चलिए थैंक यू सर। गिरधारी लाल जी, एक चीज़ कन्विंसिंग लग नहीं रही है कि आप ऑलरेडी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में हैं, फिर रेवेन्यू टाइप का ही जॉब आप लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स में आना चाहते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन या तो देते आप सिर्फ आईएएस के लिए, ऐसी क्या खासियत है? इससे कंपेयर करके बताइए कस्टम की तुलना में, है ना, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा क्या है इनकम टैक्स में कि आप उसमें जाना चाहते हैं? सर जब प्रेफरेंस मांगी गई थी तब मैंने सोचा था कि आगे मेरे पास ऑप्शन होगा तो जिस भी सर्विस में जाना चाहूँगा उसमें जाऊँगा, लेकिन मुझे अब क्लियर हो गया कि मैं इसी सर्विस में आगे जाना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से दोनों सर्विस सेम है, दोनों राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करती है, तो मेरे लिए दोनों इक्वल है सर। अब आईएफएस क्यों नहीं चूज किए? इतने स्मार्ट और वाइब्रेंट, आप इतने स्टाइलिश दिख रहे हैं, आपको तो आईएफएस भी होना चाहिए। अब ऑलरेडी सर्विस में है, काफ़ी पॉलिश्ड है। जी सर, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मुझे वहाँ की समस्याएं और जो भी प्रोस्पेक्ट, वहाँ की संभावना है उनके बारे में पता है। तो मुझे लगता है कि मैं यदि यहाँ काम करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका नहीं होता है, मैं आपको डेमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है सिचुएशन, और आप कस्टम में ही रह जाते हैं, तो भी तो आप डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, इन सब का नाम सुना होगा आपने। जी सर। एक सीबीआई में भी 2 तरह के विंग बनाए गए हैं, जनरल ऑफेंस विंग एंड इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। उसमें भी आईआरएस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के लोग होते हैं।
वो भी बाहर जाते हैं। सीबीआई इंटरपोल के साथ टाइप करती है, इंटरपोल की पुलिस आप जानते होंगे, हालांकि अब कुछ एनआईए को भी दिया गया है। तो विदेश तो आपको यूं भी जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, रिसेंटली आप अवेयर होंगे, पीएमओ में बनाया गया एक्सेल इसके लिए। ऑलरेडी पीएमओ का पहला काम है, इट्स अ लाइजन ऑफिस, राष्ट्राध्यक्षों के मामले में लाइजन करता है, उसमें सारे कस्टम वाले ही हैं। मैंने रिसेंटली पढ़ा था इसे। तो विदेश यात्रा तो आपका यूं भी होता रहेगा। सर विदेश यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, जबकि जो रेवेन्यू सर्विस है उसमें कुछ टाइम के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, या जो WTO है या किसी और संस्थान में जाना पड़ता है, या विदेश काम करना पड़ता है, जबकि मैं IAS में पूरी रूप से यहाँ कार्य कर सकता हूँ सर। तो ऐसा क्या, क्यों IAS बनना चाहते, क्या संतुष्टि देगा आप गाँव के लोगों के लिए, ऐसा क्या करेंगे IAS बन के? सर जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने सोचा था कि मैं IAS ही बनूंगा। तो यदि मैं बन जाऊंगा तो गांव के लोगों के जो मुझे वहाँ की प्रॉब्लम्स पता है उनके बारे में सॉल्यूशन दे सकूंगा। जैसे वहाँ पे मेरे गांव में प्रॉब्लम्स है कि जैसे एक तो वाटर कंजर्वेशन को रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक वुमन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तीसरा वहाँ की सर हेल्थ इंफ्रा उतना अच्छा नहीं है सर। तो मैं यदि IAS बनता हूँ तो वहाँ जन जागरूकता फैलाऊँगा और उनके लिए कार्य कर सकूँगा सर। आप अभी किस पद पर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर? सर अभी मैं UL पे हूँ और असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में। असिस्टेंट कमिश्नर। आपसे नीचे सुपरिटेंडेंट होंगे GST के, और उसके नीचे इंस्पेक्टर होंगे। जी सर। देखिए इधर रिसेंटली मैंने पढ़ा अखबारों में, कोविड के चलते आप लोगों ने एक नियम बना रखा है ऐसा कि 2-3 महीने अगर रिटर्न कोई नहीं भर पाता है तो उसका कैंसिल हो जाता है। GST कैंसिलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है सिस्टम की तरफ से, राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? सर मुझे टेक्निकली की ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी UL पे हूँ सर। अच्छा, कब से आप अच्छा आपने जॉब की ही नहीं? हाँ सर, अभी ज्वाइन करके फिर UL पे था। चलिए इस बात को फिर यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। ये बताइए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन का नाम सुना है आपने, जो आपकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी? जी सर। तो आप बताइए कि ये संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है या कार्यकारी संस्था, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या एग्जीक्यूटिव है? सर ये एक 6 सदस्यीय सांविधिक संस्था है सर। स्टैट्यूटरी है? जी सर। गिरधारी शब्द का अर्थ क्या होता है? सर गिरधारी का मतलब होता है जो पर्वत को धारण करता है। अच्छा, तो लॉर्ड कृष्णा से जुड़ा हुआ है ना? जी सर। तो ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स या ट्रेट हैं जो आप लॉर्ड कृष्णा से इंपोर्ट किए, सीखे हैं? सर सबसे पहले तो कि वो मित्रों के साथ अच्छे से रहते थे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने मित्रों के साथ अच्छे से बिहेव करूँ और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझूँ और कोई सॉल्यूशन दे सकूँ तो वो दूँ सर। दूसरी बात है सर, लॉर्ड कृष्णा ने महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया था। ठीक है। तो मैं ऐसी कोई गतिविधि नहीं करता हूँ कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचे, और मैं जहाँ तक कोशिश होता है कि ये एक जो रूल है वो बनाए रखता हूँ कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है। अच्छी बात है। जी सर। और बड़े दयालु किस्म के आप लगते हैं। बर्ड फीडिंग आपका हॉबी या इंटरेस्ट है? जी सर। आप पक्षियों को देखे भी होंगे फीड करते समय? जी सर। बर्ड वॉचिंग भी इसमें देख सकते हैं हम लोग कि आपका है। तो कौन सी पक्षी ऐसे मानसून के समय में नहीं दिखते हैं? किस तरह के पक्षियों की फीडिंग करते हैं आप? जो जनरली अपने आसपास मिलते हैं सर, उसी क्या फीड करते हैं? क्या उसका कंटेंट होता है ताकि उनको पोषण मिल सके, या बिना सोचे हुए जो मिला वो दे देते हैं? सर जनरली जो आसपास अवेलेबल होता है, जैसे गेहूँ है, मक्का है, बाजरा, ये फीड करवाता हूँ सर। तो आप तो टैक्स वाले हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तर्क के आधार पे आप फीडिंग करते हैं या मतलब दान करने के उद्देश्य से, चूँकि आपका नाम गिरधारी भी है? सर जो बर्ड फीडिंग की आदत तो शुरुआत से रही थी कि घर पे सुबह उठते ही कुएं के पास में जाके दाना डालना होता था, तो तभी से ये एक्टिविटी चली आ रही है। तो सर मैं एक कि अपना दायित्व भी होता है कि वो भी अपने जो इन्वायरमेंट है, जैव मंडल, उसका पार्ट है। तो यदि हम के द्वारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई है उसके कारण कुछ पर्यावरण को लॉस हुआ है, तो हमारा भी दायित्व होता है कि उनकी रक्षा के लिए हम कुछ कार्य करें सर। हम लोगों को, चूँकि विलेज टूरिज्म आपका एक और हॉबी है, हम सभी को गाँव में घुमाने ले जाना हो तो कहाँ ले जाएंगे आप और क्या हमारे साथ कराएंगे, क्या क्या दिखाएंगे? जी सर, मैं राजस्थान में 2 गांव ले जाना चाहूँगा। एक तो मेरा गांव है और दूसरा जोधपुर में एक गांव है सर, गोड़ा विश्नोइया। वहाँ पे विलेज सफारी होती है सर, और जो वहाँ के जो लघु उद्योग है, जैसे पोल्ट्री का काम है और जो कपड़ों पे प्रिंटिंग का काम है, वो अच्छे से होता है सर, वो दिखाना चाहूँगा। और जो वहाँ का लोकल फूड है वो भी आपको खिलाना चाहूँगा सर। ऑल द बेस्ट सर। गिरधारी, आपने डार्क एज का कंसेप्ट पढ़ा है हिस्ट्री में? जी सर। हिस्ट्री आपका वैकल्पिक विषय है। डार्क एज क्या होता है? सर डार्क एज जनरली माना जाता है कि किसी काल में, उससे पहले के काल की तुलना में पतन हुआ हो, कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से
पतन का काल माना या जाता फिर है। सिर्फ पॉलिटिकल डिक्लाइन को कहा जाता है डार्क एज, या उसके साथ सोशल इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल भी होता है डिक्लाइन में? सर जो पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल इकोनॉमिक डिक्लाइन को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे मिडाइवल, जैसे भारत में पूर्व मध्यकाल को डार्क एज कहा जाता है, मौर्योत्तर काल को डार्क एज कहा जाता है। उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई थी, जैसे गुप्तोत्तर काल के बाद महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी, इस वजह से डार्क एज और 18वीं शताब्दी को भी कहा जाता है इंडिया में, 18th सेंचुरी, उसको भी डार्क एज कहते हैं? जी सर, ये जो अंग्रेज़ों के द्वारा फिलोसफी दी गई थी कि हमारे आने से पहले यहाँ कुछ नहीं था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम थी, और जो महिलाओं की स्थिति थी या समाज में जागरूकता का स्तर था वो बहुत कम था, इस वजह से वो डार्क एज की अच्छा, ये बताइए गिरधारी कि अशोका से अकबर तक और नेहरू जी से मोदी जी तक, क्या आपको नहीं लगता है कि एक ऑथोरिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट इंडिया में हमेशा रही है, डेमोक्रेसी रहा ही नहीं है? नहीं सर, डेमोक्रेसी भारत में जैसे फ्रीडम स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद से लगातार डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है और जो परिपक्वता है उसकी तरफ बढ़ रही है सर। तो आपको किसी भी फेज़ में ऐसा नहीं लगा कि ऑथोरिटेरियन सिस्टम डेवलप हो गया है? सर कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है कि जैसे इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन वो एक कुछ टाइम के लिए थी जो, लेकिन भारतीय जो लोकतंत्र था वो इतना सक्षम था कि उसके द्वारा उसका सामना किया गया और पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई सर। अच्छा, ग्लासनोस्ट के बारे में आपने पढ़ा है? ग्लासनोस्ट, जी सर। उसका क्या कंट्रीब्यूशन था यूएसएसआर की फॉरेन पॉलिसी में? सर ग्लासनोस्ट में ये कहा गया था कि वहाँ पे खुलापन होगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको भी वहाँ पे शामिल किया गया, और जो वहाँ के निवासी है उनको भी फॉरेन में जाने की इजाज़त दी गई। तो इसकी वजह से कई देशों से संबंध बढ़े, लेकिन कुछ उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए यूएसएसआर पे, जैसे उसका विघटन भी हो गया बाद में। जो आसपास के देश थे, 15 देश थे, वो उससे अलग हो गए सर। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, कनौज को लेके जो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, पाला, प्रतिहारा और राजपूता में, तीन। जी सर, जी सर। क्यों ऐसा कनौज पे ही क्यों हुआ? सीट ऑफ पावर क्यों कनौज बन गया? सर उस टाइम कन्नौज पावर का सेंटर था, क्योंकि जो हर्षवर्धन के बाद में हर्ष की राजधानी थी उस टाइम पे ये, उसके बाद में ये हर्षवर्धन के टाइम एक मुख्य सेंटर रहा था सर। नहीं क्यों, बट क्या क्या वजह थी उसके पीछे, क्या कारण था कि कनौज पे ही लड़ाई हो रही थी? सीट ऑफ पावर वही था। सर एक तो ये एग्रीकल्चर क्षेत्र था, तो इस वजह से यहाँ पे लड़ाई के लिए कार्य किया जा रहा था। दूसरा सर ये कि ये क्षेत्र दिल्ली के आसपास था, तो जो इस पे विजय बनाएगा वही संप्रभु माना जाएगा, ये ऐसा एक्टिविटी थी, इस वजह से इस पर संघर्ष अच्छा, ये विजयनगर और बहमानी के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो भी एक दोआब रीजन था एक? जी सर। कौन से दो नदियों के मिलने से वो जो दोआब का जो रीजन फॉर्म होता था? सर तुंगभद्रा नदी और एक गोदावरी नदी। श्योर है आप? जी सर। तो ये जो विजयनगर और बहमानी की जो लड़ाई थी वो जनरली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक या इकोनॉमिक थी? सर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी दोनों ही थी सर। जैसे दो आप पे कब्जा करने के लिए दोनों विजयनगर और बहमनी दोनों द्वारा संघर्ष किया गया था, और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होती थी, तो जो इस क्षेत्र पे अधिकार करेगा वो उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, इस वजह से भी सर इसमें संघर्ष किया गया। अच्छा गिरधारी, मुझे एक बात बताइए, आपकी साउथ इंडिया में जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं कई सारी, आपने पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा आपको कौन इन्फ्लुएंस करता है उस पर? सर राजेंद्र प्रथम। क्यों? सर उन्होंने एक तो जो अपने आसपास के क्षेत्र थे उस पर भी विजय प्राप्त की, जो उस टाइम के लिए ज़रूरी होता था, और साथ में उन्होंने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी की कि कई स्थापत्य का निर्माण करवाया। और कृष्णदेव राय? जी सर, मध्यकाल में देखें तो कृष्णदेव राय भी एक अच्छे शासक थे, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी किया और जो वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के लिए कार्य किया, जैसे वहाँ पे जो पहले कर लगते थे सामाजिक गतिविधियों थे उनको कम किया, और जो पड़ोसी राज्य था उसको पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। गिरधारी लाल मीना। जी सर। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि एक एग्जाम्पल ढूंढा जाए इसके लिए कि एक एक्ट जो लीगली तो परमिसिबल है लेकिन मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हम लोग बहुत दुविधा में थे, एग्जाम्पल मिल नहीं रहा था, फिर हमने यहाँ पर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देखा और गिरधारी लाल मीना एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हमने क्या देखा होगा आपके फॉर्म में? एक चीज़ जो लीगली परमिसिबल है, मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है।
सर ये हो सकता है कि मैं सिलेक्टेड हूँ तो रिजर्वेशन का बेनिफिट फिर से ले। बिल्कुल आपने बिल्कुल यू हैव हिट द बुल्स आई। थैंक यू। ठीक है, तो अब मुझे अपना स्पष्टीकरण दीजिए इस पे। जो गैर आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से ये है आ रहा है कि जो ऑलरेडी एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं, ठीक है, वो दोबारा क्यों ले रहे हैं? ये उनके राइट का इंक्रोचमेंट है। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया थी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ये दिया गया था। तो सर अभी मैं लास्ट ईयर सेलेक्टेड हुआ हूँ, तो अभी तक 1 साल में तो कोई सोशल अपलिफ्टमेंट होता नहीं है किसी का भी। और जो मैं पहला हूँ कि मेरे परिवार से जिसने रिजर्वेशन का लाभ लिया है। ये कैसे होता है? ये पूरा थोड़ा सा मामला समझाइए। हम लोग रिजर्वेशन को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये सोशल अपलिफ्टमेंट आप अपने अनुभव से और आपका जो सामान्य ज्ञान है इस संबंध में उसके हवाले से बताइए, क्या होता है और कैसे? जैसे आपका चयन हो गया एक बार, अब कितना समय लगेगा तब आप इंश्योर करेंगे कि ये मेरा सोशल अपलिफ्टमेंट है, आप डिटरमाइन करेंगे? या फिर जैसे कि आपका इस साल मान लिया कि IRS में चयन हो जाता है, IT में, फिर आप कहेंगे कि दूसरी बार हमने लाभ ले लिया लेकिन मेरा सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, फिर आप तीसरा अटैम्प्ट देंगे और फिर आप IAS के लिए एस्पायर करेंगे। तो कब, मतलब IAS बनने के बाद ही ये सोशल अपलिफ्टमेंट होगा? थोड़ा सा मुझे समझाइए। सर ऐसा तो नहीं है कि IAS बनने के बाद ही होगा, लेकिन ये एक ग्रेजुअली चलने वाली प्रोसेस है। इसमें जैसे कोई व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से रिजर्वेशन का बेनिफिट लेता है, लेकिन इसमें सोसाइटी भी भागीदारी होती है कि वो भी जो समाज के डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके उत्थान के लिए कार्य करें। तो सर ऐसी कोई स्पेसिफिक लिमिट तो है नहीं कि आप तब अपलिफ्ट हो जाओगे, लेकिन ये एक ग्रेजुअली चलने वाली प्रोसेस है। तो यदि संविधान द्वारा अधिकार दिया गया तो सर उसका लाभ लेने में कोई बुराई नहीं है सर। ठीक है, आप थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त राइट है तो उसको अवेल करने में कोई आपको संकोच नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए हम लोग आपदा के काल से गुजर रहे हैं, है ना। कोविड-19 की जो महामारी है वो आपदा की शक्ल में है। मुझे ये बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से आपदा की परिभाषा क्या है? सर जो उसमें एग्जैक्ट परिभाषा है वो तो मुझे पता ठीक नहीं है, आप सेंस दे दीजिए, सेंस कि ये परिभाषा होगी। सर आपदा वो होती है जिससे जान माल की ज़्यादा हानि हो और जो उससे लार्ज सेक्शन प्रभावित हो समाज का। ठीक है, मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक एग्जांपल दीजिए कि ये एक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा के अंतर्गत कवर होता है। जी सर, यदि मैं कोई शिक्षक हूँ और जो कॉपी चेक करने का कार्य मैं कर रहा हूँ और कॉपी मेरी बेटी की आ जाती है, तो मैं उसको किस आधार पर नंबर दूँ, इस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, आजकल एक फ्रेज बहुत चर्चा में है, रिक्यूसल ऑफ जजेस, सुना है आपने? जुडिशरी में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिनारियो आता है तो रिक्यूसल ऑफ जजेस का जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? सर यदि जज को लगता है कि मैं यदि इस केस में शामिल होऊंगा तो जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसको लागू नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपने हिसाब से अपने आप उस केस से हट जाते हैं सर। ठीक है, अच्छा आपने ये सुना होगा कि डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके बैकबोन के रूप में काम करता है। जी सर, है ना, तभी वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। लेकिन कभी कभी डिसिप्लिन का होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। किन हालात में होता है? 2 इंस्टांसेस बताइए। सर कभी कभी डिसिप्लिन से होता है कि आदमी जो अपनी एनर्जी उसको लागू नहीं कर पाता और जो इनोवेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है कि आपको जो एक रूल बना हुआ है उसी को फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करना है, तो इसकी वजह से कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, CSR के बारे में आपने सुना होगा, जी सर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि ये एक तरीके का टैक्स टेररिज्म है और कई कंपनीज कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए, बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि ये इसका प्रॉफिट से सीधा संबंध है। ऐसी कंपनियां जो CSR में उदारता के साथ पैसा दे रही हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। आप अपने मतलब इमेजिनेशन से या फिर आपकी समझ से बताइए कि ये प्रॉफिट और CSR कंट्रीब्यूशन दोनों में संबंध कैसे स्थापित होगा? जी सर, CSR की एक्टिविटीज़ के माध्यम से कंपनी अपनी जो नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% वो ठीक है, वो ठीक है। तो यदि कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट होगा, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होगा, तो उसको जो लेबर है वो मिल पाएगा और जो उसका वो होता है कि सर विश्वास बना रहता है कंपनी में कि इन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। उसकी जो ये कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी सेल बढ़ जाती है, तो इस वजह से सर उसका प्रॉफिट और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा विश्लेषण। अब अध्यक्ष महोदय आपसे बात करेंगे। गिरधारी, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए बहुत सारे प्रश्नों के। मुझे 1-2 बस प्रश्न और बता दीजिए। आप मीणा जनजाति से हैं जी सर। और आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म का प्रभाव आपके समाज पर ज़्यादा है।
मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो जनजाति की परिभाषा हम पढ़ते हैं वो ये है कि वो लोग हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, काफ़ी दूर हैं, जैसे किसी टापू पे हैं, पर्वत पे हैं, या किसी ऐसी जगह पे जो वेल कनेक्टेड प्लेस नहीं है। भारत में जनजातियों को लेकर बड़ी दुविधा रही है, चाहे वो घुर्रे साहब हो शुरू के, फिर वेरी रेलवेन थे, नेहरू थे, इन सब की अप्रोचेस में अंतर रहा। आपको क्या लगता है कि जनजातियों को, जैसे मीणा जनजाति को, अपनी पृथक पहचान पे जोर देना चाहिए या किसी धर्म के साथ, जैसे हिंदू धर्म के साथ, अपने आप को सबमर्ज कर लेना चाहिए? क्या ठीक अप्रोच है? सर जनजातियों का जो डेवलपमेंट होता है उनकी जो मूल पहचान है उसको बनाए रखते होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा हिसाब तो यही है कि जो उनकी पहचान है जनजातियों की, जैसे मीणा जनजाति की पहचान है, उसको बनाए रखते उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। यदि कोई इंडिविजुअली रूप से किसी रिलीजन में शामिल होना चाहता है या उसकी एक्टिविटीज़ करना चाहता है तो अपने रूप में फिर ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट दिया गया है। तो जैसे कोई आपसे पूछता है कि आप किस धर्म को मानते हैं, तो उससे क्या जवाब देते हैं आप? सर मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीणा जनजाति खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा मानती है, सामान्यतः ऐसा मान लें हम लोग? जी सर, आधिकारिक रूप से जो होता है स्टेट में उसमें शामिल होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जनजाति का व्यक्ति यदि किसी धर्म से जुड़ता है तो भी रिजर्वेशन का पात्र हो सकता है, जैसे कि आप हैं। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, अगर भारत में कोई मुस्लिम या ईसाई अगर वो किसी दलित हिंदू जाति से कन्वर्ट होता है तो उसके रिजर्वेशन का लाभ खत्म हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? जी सर। आप ओबीसी में अगर हैं तो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, कुछ भी हों, तो रिजर्वेशन ले सकते हैं। आप एसटी में हैं तो चाहे ईसाई ही क्यों ना हो जाएं, चाहे हिंदू ही क्यों ना रहें, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो जाए, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप एससी रिजर्वेशन के हकदार हैं और यदि कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल चॉइस से धर्म परिवर्तन करके, मान लीजिए ईसाई या मुसलमान हो जाए, केवल 2 धर्म, अगर वो सिख हो जाए, जैन हो जाए, बौद्ध हो जाए तो अलग बात है। लेकिन यदि वो ईसाई या मुसलमान हो तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है? संविधान निर्माताओं ने या कानून बनाने वालों ने क्या सोचा होगा इसके पीछे? सर जो इलीगल कन्वर्जन होता था पहले कि वो एक्टिविटी चलती थी, तो एक जनजातियों को मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था सर। जनजाति की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं तो एससी समुदाय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एससी और एसटी में क्या अंतर है ये बताइए। सर एसटी वो है जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं और जो अपना आदिम संस्कृति उसको बनाए रखे हैं। ठीक है। जबकि एससी वो जो सामाजिक रूप से कई सालों से शोषण के शिकार हुए हैं। ठीक है। तो आप प्रश्न का उत्तर दे पाए जो मैंने पूछना चाहा आपसे? नहीं सर। शायद आपको उसका आइडिया होगा, नहीं कोई बात नहीं। जी ईओएल की फुल फॉर्म क्या होती है? सर ईओएल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं आपको सरकार में? सर ईओएल के अलावा एक होती है सर पैटर्निटी लीव, एक मैटरनिटी लीव, और जो कैजुअल लीव होती है सर, और अर्न लीव होती है सर, इस टाइप की लीव। अर्न लीव को अर्न लीव क्यों कहते हैं? सर वो लीव उसके लिए भी आपको पैसे मिलते हैं, यदि बाद में आपके साथ ऐड होती जाती है तो बाद में उसके लिए आपको प्रॉफिट मिलता है। नहीं, अर्न लीव के पैसे मिलते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उसको अर्न लीव क्यों कहते हैं? जैसे कैजुअल लीव, कैजुअल लीव इसलिए कहते हैं कि अचानक कोई काम पड़ गया तो कैजुअल लीव है। पैटर्निटी लीव किसको मिलती है? जो पिता बन रहा होता है। मैटरनिटी जो माँ बन रही होती है। अर्न लीव क्या है और अर्न क्यों है उसका नाम? सर इसके पीछे ये होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको एक रिटर्न के रूप में मिलता है सर, ये अर्न मिलता है सर, इसी वजह से इसका नाम अर्न लीव होगा। चलिए, इतिहास के विद्यार्थी ये बताइए कि पूरे भारतीय इतिहास के अगर हम एक कैनवास देखें तो उसमें सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स अगर आपको 5 चुनने हो कि इन 5 क्षणों ने पूरे भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ा, वो कौन से 5 मोमेंट्स हैं? महत्व के क्रम में बताइए। सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले, फिर नंबर 2, नंबर 3। सर सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता का पतन, यदि वो पतन नहीं होता तो शायद संस्कृति कुछ अलग होती। बहुत बढ़िया, और बताइए। सर दूसरे नंबर पे उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक अवनयन हुआ था कि महिलाओं की स्थिति। मैं घटनाएं पूछ रहा हूँ, मोमेंट्स। जी सर। ट्रेंड्स नहीं, मोमेंट्स। और जो सर भारत में 712 ईस्वी में के बाद जो आक्रमण हुआ था, बाह्य आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, उसकी वजह से भारत की जो इतिहास की धारा वो बदल गई। ठीक है, 2 हो गए। और तीसरा? सर तीसरा है भारत पे जो 1748 के आसपास आक्रमण हुए थे कि अहमद शाह अब्दाली के, और जो पानीपत का युद्ध हुआ था सर, वो भी क्रिटिकल मोमेंट थे। ठीक है।
और भारत का विभाजन सबसे बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था सर। मैंने तो कहा था कि महत्व के क्रम में बताइए, आपने हड़प्पा से शुरू किया क्रोनोलॉजिकल। चलिए 4 हो गए, एक और। सर भारत के विभाजन के बाद यदि हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो एक्ट लागू हुआ था वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में न होती और 10 साल और जी जाते तो हमारे वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या अंतर दिखते हमें? सर यदि महात्मा गांधी जी 10 साल और जीते तो शायद कुछ व्यवस्थागत चेंज हो सकते थे। जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था जो बाद में आई वो पहले आ सकती थी, क्योंकि वो पंचायतों का समर्थन करते थे, ग्रामों का समर्थन करते थे। और जो कुटीर उद्योगों के संरक्षण की बात की थी वो शुरुआत से करते थे। यदि वो जिंदा रहते तो शायद उसके लिए पॉलिसी शुरुआत से बन सकती थी, और जो वर्तमान हालत है कुटीर उद्योग की वो नहीं होती सर। चलिए 2024 का इलेक्शन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जी सर। 6 लोग हैं, आपको बताना है कि आपके हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है। आप किसको नंबर 1 पर पीएम देखना चाहते हैं, किसको 2 पे, किसको 6 पे पूरा। एक नाम है सुश्री ममता बनर्जी, दूसरा नाम है सुश्री मायावती, तीसरा नाम है सुश्री महबूबा मुफ्ती, चौथा नाम है श्री योगी आदित्यनाथ, पांचवा नाम है श्री अरविंद केजरीवाल और छठा नाम है श्री नीतीश कुमार। क्रम बताइए, आपकी चॉइस। हम ये नहीं पूछ रहे किसके जीतने की संभावना कितनी है, हम सर, आपकी चॉइस जानना चाह रहे हैं। जी सर, ये तो उस टाइम की क्या वो सिचुएशन सब होती है। छोड़िए, ऐसी बातें मत कीजिए, इसी समय की स्थिति में बताइए। सर मैं सबसे पहले ममता बनर्जी को रखना चाहूँगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल। साथ में कारण स्पष्ट कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी सर। ममता जी का नाम अच्छा लगता है इसलिए या कुछ और खास बात है? नहीं सर, वो जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं उसमें प्रोएक्टिव रूप से, एग्रेसिव रूप से कार्य करती हैं सर। प्रोएक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, इसे नंबर 1 पे रखना चाहते हैं। जी सर। नंबर 2? दूसरे नंबर पर सर अरविंद केजरीवाल जी को रखना चाहूँगा। क्यों? कि उन्होंने सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अच्छा कार्य किया। जैसे नंबर 3? सर नंबर 3 पे नीतीश कुमार जी को रखूँगा सर। कारण? सर कारण कि उन्होंने, जैसे बिहार स्टेट है उसमें सोशल डेवलपमेंट और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए कार्य किया सर। ठीक है गिरधारी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप Thank जा you, sir. सकते हैं। थैंक यू। बैठिए Good गिरधारी जी, बैठिए। आपकी परफॉर्मेंस आपके हिसाब से कैसी थी आज की? अच्छी नहीं। पिछली बार कितने नंबर मिले यूपीएससी में? 162 थे सर। 162। और कितने अंक मिल जाएंगे तो आप अपनी ड्रीम जॉब आईएएस पे चले जाएंगे? 175 के आसपास। 175। और आज के परफॉर्मेंस में आपकी राय में कितने नंबर मिलेंगे आपको? 150-60 के आसपास है। हाँ 160 के आसपास तो मिल जाएंगे, ठीक बात है। चलिए देखिए, आपकी एंट्री बढ़िया थी, ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बैठने का तरीका बहुत बढ़िया है, और ये भी आपके चेहरे से भाव आ रहा है कि आप एक ऑफिसर हैं पहले से, वो देख के लगता भी है और अच्छा भी लगता है बात करना। इंट्रोडक्शन आपका था बढ़िया था, लेकिन उसमें 2 शब्दों को अवॉइड कीजिए, यूजी-पीजी। अच्छा सर। है ना, उससे लगता है कि अपने लंगोटिया दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, ये नहीं लगता कि इंटरव्यू के बोर्ड से बात कर रहे हैं। है ना, यूजी नहीं, ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स या एमए, बल्कि बीए एमए बोलिए, जो डिग्री का नाम है वही बोलिए। देखो, एक तो ना आपकी अच्छी बात पहले बताता हूँ। अच्छी बात ये कि जहाँ सोचने वाला प्रश्न है और आप हल्का फुल्का सोच पाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको बड़ा हाई हो जाता है और आंसर का लेवल भी बड़ा हाई हो जाता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में आपने बड़ा शानदार जवाब दिया, नेचुरल जस्टिस वगैरह सब कुछ बोला, बहुत बढ़िया बोला। सीएसआर पे तो आपने इतना शानदार बोला कि मज़ा आ गया सुन के। थैंक यू। कि कोई कंपनी सीएसआर करती है तो क्यों फ़ायदे में रहती है, ये बात कई कंपनियां समझती नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा आपने बोला, बहुत बढ़िया जवाब दिया। फिर हिस्ट्री के 5 क्रिटिकल मोमेंट्स अपने महत्व के क्रम में तो नहीं बताए, लेकिन मोमेंट्स बहुत अच्छे चुने, सिलेक्शन बड़ा अच्छा था। पीएम की चॉइसेस क्या क्या होंगी, तो 6 देने का मतलब ही होता है कि 2-3 ही आप बताएंगे, वो आपने ठीक बताया और आर्गूमेंट भी उसके पक्ष में ठीक दिया, यहाँ तक सब बढ़िया था, ठीक है। लेकिन जिन मामलों में थोड़ा सा कमज़ोर रहा, सबसे महत्वपूर्ण है कि अब क्योंकि आप आईआरएस हैं। हाँ, तो जीएसटी सर उतना प्रिपेयर है नहीं। जीएसटी पे थोड़ा सा देखो, जो वैट और जीएसटी आप बता रहे थे वो बड़ा गड़बड़ था, तो उसमें मैंने जानबूझ के खींचा नहीं ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ है।
कुछ नहीं तो जीएसटी का मेरे लेक्चर एक बार देख लेना यूट्यूब पे, ठीक से देख लेना। हाँ सर, वो तो देखे थे पर अभी थोड़ा दिक्कत होगी। वैट और उसका अंतर बताया अच्छे से। वैट क्या था, वो स्टेट स्पेसिफिक टैक्स था। तो दो स्टेट्स के बीच में वैट कैसे काम करेगा, नहीं करता था। सेंटर और स्टेट के बीच में वैट कैसे काम करे, वहाँ दिक्कत थी, इसलिए फिर जीएसटी लाए जो पूरे देश में सब राज्यों में और केंद्र पे भी अप्लाई हुआ। तो बेसिक रीज़न वो है। और उसमें सेंट्रल एक्साइज और जो ट्रेड टैक्स था, सेल्स टैक्स था, वो दोनों मर्ज हो गए। उसमें क्या था, केवल सेल्स टैक्स पे काम हो रहा था। तो कई टैक्सेस और सेंटर और स्टेट के टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बना। लेकिन वैट का मतलब ही होता है कि हम कैस्केडिंग इफेक्ट से बचना चाह रहे हैं, तो वैट में भी वो चीज़ थी पहले भी, ठीक है। दूसरा जो आपसे पूछा गया कि भाई जब जीएसटी पे सवाल ज़्यादा हुए तो आपने कहा सर मैं ईओएल पे हूँ। अब ईओएल पे हैं, इससे हमें कैसे पता चले कि आपने ज्वाइन ही नहीं किया है। तब मेंबर ने कहा अच्छा आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तब आपने कहा हाँ सर। हाँ सर। तो ये आपकी जिम्मेदारी ये बताना है कि सर मैंने अब तक उस सर्विस को ज्वाइन नहीं किया है, केवल एक दिन के लिए औपचारिक ज्वाइनिंग ली थी, तब से मैं छुट्टी पे हूँ, इसलिए मुझे भी कुछ आइडिया है नहीं। तो ईओएल पे हूँ ये पर्याप्त नहीं है। आपको कहना है कि सर मेरी भी ट्रेनिंग हुई नहीं है, तो सर्विस के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। और ये तब कहना है जब जीएसटी के बारे में बेसिक बातें बता चुके हों, है ना। बेसिक प्रश्न से मुक्ति नहीं मिलेगी उस चीज़ से। अब ईओएल जब आप कह रहे हैं तो आपको बाकी लीव्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से लीव्स हैं। अर्नड लीव का मतलब है जो अर्न की जाती है। सीएल क्या है, साल की शुरुआत हुई, आपको सीएल आपके अकाउंट में आ गई, जो भी 8, 10, 12 है अकाउंट में आ गई। अर्न लीव जो होती है, जैसे मान लीजिए 12 या 15 दिन की सर्विस कर लेंगे, 15 दिन काम करने के बाद एक लीव अर्न होगी आपको। तो अर्न लीव्स होती हैं एक निश्चित संख्या में काम करने के बाद मिलने वाली लीव्स, इसलिए उसका नाम अर्न लीव है ना। बाकी आप पहले से आईआरएस हैं ही, तो कोई वजह नहीं है कि आपका सिलेक्शन अच्छे रैंक पर ना हो। मेरा ख्याल है कि 175 बहुत छोटा टारगेट है, 180, 190 आ सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिए। सर एक सर्विस प्रेफरेंस में मैंने आईटी सेकंड पर रखा, तो इसमें क्या सही जवाब है आपका, सही जवाब। हाँ, रीजन यही था सर। खुल के बोलो कि सर जब फॉर्म भर रहा था तो मुझे डाउट था कि मतलब कुछ लोगों ने कहा कि आईटी बेहतर है, मुझे आइडिया था नहीं। मैंने भर सिर्फ इसलिए दिया था कि मैं बाद में सोच लूँगा। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं सिर्फ आईएएस में जाऊँगा, अब ये सेकंड प्रेफरेंस में यूज़ नहीं करूँगा। हाँ सर, ये रीज़न। क्लियर कट बोलो एकदम ये बात, ठीक है ना। रीजनिंग ठीक है आपकी इस मामले में, ठीक है। ओके सर। तो अब की बार आईएएस, ठीक। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।